स्टूडेंट, आज हम पढ़ रहे हैं क्लास 11 व्यावसायिक अध्ययन के अंदर चैप्टर नंबर 7 व्यावसायिक सेवाएं, बैंकिंग। और हमारा आज का जो टॉपिक है वह है व्यापारिक बैंकों द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाएं या व्यापारिक बैंकों द्वारा कौन कौन सी बैंकिंग संबंधी सेवाएं प्रदान की जाती हैं। तो हम उसको आज पढ़ते हैं। तो जो व्यापारिक बैंक हैं वो अलग अलग प्रकार की सेवाएं प्रदान करते हैं। उनमें जो प्रमुख सेवाएं हैं वो 3 प्रकार की हैं। एक है ग्राहकों के खाते खोलकर उन्हें सेवा प्रदान करना, दूसरा है ऋण प्रदान करना और तीसरा है मुद्रा का हस्तांतरण। तो हम पढ़ते हैं पहले ग्राहकों के खाते खोलना कि बैंकें ग्राहकों के जो अलग अलग खाते खोलकर उनकी जमाओं को स्वीकार करती हैं। तो उनमें कौन कौन से खाते खोले जाते हैं? तो उनमें है पहला स्थिर जमा खाता, दूसरा है चालू खाता, तीसरा है बचत खाता, तीसरा है आवर्ती जमा खाता और अगला है बहुविकल्पी जमा खाता। उसके बाद छठवां है गृह बचत खाता। तो हम स्टार्ट करते हैं एक एक खाते को पढ़ना और समझना। तो सबसे पहले स्थिर जमा खाता, जिसे हम फिक्स डिपॉजिट अकाउंट या एफडी अकाउंट के नाम से भी जानते हैं। इसे हिंदी में स्थिर या म्यादी खाते के नाम से भी जाना जाता है। और ये जो खाता होता है इसमें एक निश्चित रकम निश्चित समय के लिए जमा की जाती है, जैसे 1 वर्ष के लिए, 2 वर्ष के लिए, 5 वर्ष के लिए। स्थिर जमा खाते में जो रुपया जमा किया जाता है उसकी अवधि निश्चित होने पर ही उसका पैसा निकाला जा सकता है। इस अवधि में जो जमा करता है वह अपनी सुविधा के अनुसार राशि और समय का निर्धारण करता है। इस खाते के अंदर जो स्थिर जमा खाता होता है, जो फिक्स डिपॉजिट अकाउंट हमारा होता है, इसके अंदर जो व्यक्ति हैं या जो जमा करता है वह उनके द्वारा जो राशि जमा की जाती है अलग अलग समय के लिए, उस पर बैंक द्वारा अलग अलग दर से ब्याज दिया जाता है जो निश्चित होता है। और इनमें जो बैंकों के अन्य खाते होते हैं उससे अधिक ब्याज इस स्थिर जमा खाते के अंदर होता है। अब है हमारा अगला चालू खाता। तो जमाकर्ता इस खाते में जब चाहे जब रकम निकाल सकता है। इस खाते पर सामान्यतः ब्याज नहीं दिया जाता अथवा नाम मात्र का ब्याज दिया जाता है। इसका कारण यह है कि बैंक को इस खाते के जमाकर्ताओं की मांग को पूरा करने के लिए अपने पास नकद को सदैव रखना पड़ता है। अतः यह व्यापारिक संस्थाओं के लिए विशेष रूप से उपयोगी होता है, क्योंकि इन्हें नियमित रूप से बहुत से भुगतान करने होते हैं। इस खाते में ग्राहक को प्राय एक न्यूनतम जमा राशि रखनी पड़ती है, जिससे बैंकों को स्थायी रूप से एक निश्चित राशि निःशुल्क उपयोग करने को मिल सके, ताकि इस खाते में ग्राहक को अनेक लाभ प्राप्त होते हैं जो बचत खाते में प्राप्त नहीं होते हैं। तो इसमें क्या है, जो चालू खाता होता है यह खाता सामान्यतः व्यापारिक दृष्टिकोण से खोले जाते हैं, यानी व्यापार के लिए, व्यापारियों के लिए ये खाता इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण होता है। इसमें जो हमारा व्यापारी है जो जमा करता है वो दिन में कितनी भी बार पैसा जमा कर सकता है और कितनी भी बार पैसा निकालता है। इस खाते में सामान्यतः ब्याज नहीं दिया जाता, और अगर ब्याज का प्रावधान है भी तो वो बहुत नाम मात्र का होता है। और ब्याज न देने का या नाम मात्र का ब्याज होने का इसका जो कारण है वो यह है कि जो ग्राहक है, जो हमारा जमा करता है, वह कभी भी इसमें से कितना भी पैसा निकाल सकता है, कितना भी जमा कर सकता है। तो ऐसी स्थिति में बैंक को अपने पास हमेशा नकद में रुपया रखना पड़ता है। अतः ऐसी स्थिति में जो व्यापारिक बैंक हैं वो उन पर ब्याज नहीं देती हैं। और साथ ही साथ इस खाते में जो चालू खाता है, करंट अकाउंट होता है, इसके अंतर्गत जो हमारा जमा करता है उसे एक मिनिमम राशि इसमें जमा रखनी पड़ती है, जिससे जो बैंकें हैं वो उस राशि का प्रयोग कर सकें। अगला है हमारा बचत खाता। यह खाता प्राय मध्यम तथा निम्न आय वर्ग के लोगों द्वारा खोला जाता है, जिसमें वह अपनी छोटी छोटी बचतों को भविष्य के लिए जमा करते हैं। बचत खाते का उद्देश्य देश में पूंजी संचय को प्रोत्साहित करना है। इस खाते में जमाकर्ता पर कुछ प्रतिबंध लगाए जाते हैं, जैसे जमाकर्ता इस खाते में से एक निश्चित रकम सप्ताह में केवल 1 या 2 बार ही निकाल सकता है। रकम निकालने के लिए इस खाते में जमाकर्ता की रकम निकालने की पर्ची तथा चेक की सुविधा दी जाती है। इस खाते में 4% की दर से ब्याज देय होता है। सावधि जमा खाते की तुलना में इस खाते में के लिए बैंक को अपने पास अधिक नकद रखना पड़ता है। इस खाते में जमाकर्ता को अग्रिम की सुविधा उपलब्ध नहीं होती। इस खाते में चेक की सुविधा प्राप्त करने के लिए न्यूनतम राशि का जमा रहना आवश्यक है। इस खाते में निर्धारित राशि से कम जमा है या निर्धारित संख्या से अधिक बार राशि निकाली जाती है
तो बैंक ग्राहक पर अधिभार लगा सकता है। ग्राहक को खाते में चेक संग्रहण की सुविधा प्रदान करता है, परंतु बैंक तीसरे पक्ष को जो चेक दिए है उन्हें बचत खाते में जमा करने की अनुमति नहीं देता। तो जो बचत खाता है वह जो निम्न आय वर्ग के लोग होते हैं या कम आय वर्ग के जो लोग होते हैं उनके बचतों को प्रोत्साहित करने के लिए खोले जाते हैं, जिसमें जो जमा करता है वो अपनी छोटी छोटी बचतों को भविष्य के लिए जमा करता है। इस खाते खोलने का उद्देश्य देश के अंदर पूंजी संचय को बढ़ाना होता है। इसमें जो जो हमारा बचत खाता है इसमें कुछ लीगल रिस्ट्रिक्शंस हैं, कुछ वैधानिक प्रतिबंध हैं, जिनमें जैसे कि जो ग्राहक है वह हफ्ते में एक निश्चित रकम ही निकाल सकता है, या जो रकम निकाली जाती है वो हफ्ते में 1-2 बार ही निकाल सकता है। इस पर जो ब्याज है वो ब्याज की दर जो हमारा सावधि जमा खाता होता है, मियादी जमा खाता होता है, एफडी अकाउंट होता है, उससे कम होता है, क्योंकि इसमें भी वही कारण है कि जो ग्राहक है वो कभी भी इसमें पैसा लेने आ सकता है, तो बैंक को उतना पैसा अपने पास नकद में रखना ही होता है। और इस खाते में एडवांस की, अग्रिम की कोई सुविधा नहीं होती है। और इसमें यदि कोई ग्राहक जो इनके प्रतिबंध है उनसे ज़्यादा अगर कोई कार्य करता है, या ना उससे ज़्यादा निश्चित रकम से ज़्यादा यदि राशि निकालता है, या निश्चित जो ट्रांजेक्शन है उनसे ज़्यादा ट्रांजेक्शन्स करता है, तो ऐसी कंडीशन में बैंक उनसे इस पर सरचार्ज या इस पर पेनल्टी या इस पर फीस के रूप इनसे अधिभार के रूप में पैसा वसूल करती है। अगला है आवर्ती जमा खाता। यह विशेष प्रकार का एक मियादी जमा खाता होता है जिसमें बैंक नियमित आय वाले व्यक्तियों को प्रत्येक माह एक निश्चित राशि जमा करने की सुविधा प्रदान करता है। इस प्रकार उन्हें मियादी जमाओं के लगभग ब्याज प्राप्त होता है। यह खाता 6 माह से 10 वर्ष तक की अवधि के लिए खोला जा सकता है। इसमें एक निश्चित राशि प्रत्येक माह जमा करानी होती है। यदि यह राशि जमा न की जाए तो बैंक दंड स्वरूप अधिभार वसूल करती है। इस प्रकार जो व्यक्ति अपनी जमाएं एक मुश्त जमा करने में असमर्थ होते हैं वह धीरे धीरे किस्तों में जमा करा के मियादी जमाओं के लगभग बराबर ब्याज प्राप्त करते हैं। तो आवर्ती जमा खाता, रैकरिंग डिपॉजिट अकाउंट, जिसे शॉर्ट में आरडी अकाउंट भी बोलते हैं, इसमें जो हमारी निश्चित आय वर्ग वाले लोग हैं या जिनकी इनकम रेगुलर इनकम होती है वो लोग इस तरह के खाते खोलते हैं। और इसमें जो ब्याज की दर है वो हमारी जो फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट होता है उसके बराबर ही, लगभग उसके बराबर ही होती है। और जो आरडी अकाउंट होता है इसको खोलने की अवधि कम से कम 6 माह, अधिकतम 10 वर्ष हो सकती है। इसमें जो लोग एक मुश्त राशि बचत के रूप में जमा नहीं कर पाते हैं, या ना जो एफडी नहीं खुलवा पाते हैं, एफडी नहीं करवा पाते हैं, तो उनके लिए यह खाता उपयुक्त होता है। इसमें यदि कोई किसी महीने किस्त अगर चूक जाती है तो ऐसी स्थिति में बैंक उन पर दंड स्वरूप अधिभार या उन पर पेनल्टी लगाती है। अगला है बहुविकल्पी जमा खाता, एमओडी अकाउंट। जो एमओडी खाता होता है यह भी एक फिक्स्ड डिपॉजिट की तरह होता है जो 1 वर्ष से 5 वर्ष के लिए खोला जाता है। इसमें एक निश्चित रकम निश्चित अवधि के बाद निकालने की सुविधा होती है। कभी कभी ग्राहकों को थोड़ी राशि की आवश्यकता पड़ जाती है तो मियादी जमाओं की तुलना में बहुत छोटी होती है। ऐसे में मियादी जमाओं को तुलवाने से नुकसान उठाना पड़ता है, अतः इस स्थिति से बचने के लिए ही इस खाते को खोला जाता है। तो जो हमारा बहुविकल्पी अकाउंट है, एमओडी अकाउंट होता है, मल्टीपल ऑप्शन डिपॉजिट अकाउंट जो होता है, उसमें हमें क्या करना होता है, जो इसकी जो ड्यूरेशन होती है अकाउंट को खोलने की वो 1 से 5 साल होती है। और ये भी एक तरह का फिक्स डिपॉजिट अकाउंट होता है जिसमें एक निश्चित राशि निश्चित अवधि के पश्चात ही निकालने की सुविधा होती है, यानी एक पर्टिकुलर टाइम के बाद आप उसमें से पैसा विड्रॉ कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। और कभी कभी जब ग्राहकों को थोड़ी राशि की आवश्यकता पड़ती है तो ऐसी स्थिति में हमें जो हमारी एफडी अकाउंट है उसको तोड़वाने की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि अगर हम उसको तोड़वाते हैं तो उसमें हमें नुकसान उठाना पड़ता है। तो ऐसे नुकसान के बचने के लिए हम इस तरह के एमओडी अकाउंट ओपन कर सकते हैं। द्वारा प्रदान की जाने वाली अगली सेवा है ऋण प्रदान करना, जिसमें जो ऋण दिए जाते हैं वो 2 तरीके से दिए जाते हैं, एक कैश क्रेडिट नगद साख के रूप में और दूसरा ओवरड्राफ्ट अधिविकर्ष के रूप में। जो नगद साख कैश क्रेडिट क्या होती है उसके बारे में पढ़ते हैं। व्यापारियों को प्राय नियमित रूप से ऋण लेने की आवश्यकता पड़ती है। यदि उनको ऋण लेने के लिए प्रत्येक बार नया समझौता करना पड़े तो उसमें कठिनाई होती है, अतः वह इस बात का अनुमान लगा लेते हैं कि वर्ष में उन्हें कितने ऋण की आवश्यकता होगी तथा बैंक से उतने ऋण प्राप्त करने के लिए समझौता कर लेते हैं। बैंक इस स्वीकृत राशि को ऋणी के नाम से एक खाता खोलकर जमा कर देती है। ऋणी व्यक्ति इस खाते में
रकम आवश्यकता अनुसार समय समय पर निकालता है, उसे वर्ष के अंत में केवल वास्तव में निकाली गई रकम पर ही ब्याज देना पड़ता है। नगद साख प्राय पर्याप्त संपत्ति की जमानत के आधार पर दी जाती है। तो जो नगद साख होती है, कैश क्रेडिट होती है, उसमें क्या होता है उसके बारे में हम समझते हैं। तो जो व्यापारिक बैंकें होती हैं, जो व्यापारी होते हैं, उन्हें समय समय पर पैसे की आवश्यकता होती है और ऐसे में हर बार वो नया एग्रीमेंट करें, नया कॉन्ट्रैक्ट करें, जिसमें उन्हें बहुत कठिनाई का सामना करना होता है। तो ऐसी स्थिति में जो व्यापारी हैं, वो एक अपनी निश्चित रकम का अनुमान लगा लेते हैं कि उन्हें वर्ष भर में कितनी आवश्यकता होगी और बैंक से उतने ऋण के प्राप्त करने के लिए एक समझौता कर लेते हैं। उन आपस में उस रकम को प्राप्त करने का एक कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट कर लेते हैं और बैंक उस राशि को स्वीकृत करके व्यापारी के नाम से एक अलग से खाता खोलकर उस खाते में उस राशि का जो समझौते में लिखी गई है उसका हस्तांतरण कर देती है और फिर व्यापारी उस राशि में से आवश्यकता पड़ने पर समय समय पर पैसा निकाल सकता है। इसके लिए जो व्यापारी है उसे पूरे वर्ष में उसने जितनी राशि निकाली, वर्ष के अंत में उसे उतनी राशि पर ही ब्याज देना होता है। अन्य राशियों पर उसे, बाकी बची हुई राशि पर उसे ब्याज देने की आवश्यकता नहीं होती है। और साथ ही जो नगद साख की व्यवस्था होती है या नगद साख की जो व्यवस्था की जाती है, उसके लिए बैंक अपने पास जमानत के रूप में पर्याप्त संपत्तियों को बंधक बनाकर रखती है। दूसरा है इसमें ऋण देने का जो तरीका है, उसमें दूसरा तरीका है अधिविकर्ष, ओवरड्राफ्ट। जब ऋणी ऋण की सुविधा पूरे वर्ष प्राप्त न करके केवल थोड़े समय के लिए चाहता है, तब वह अधिविकर्ष का सहारा लेता है। अधिविकर्ष एक अस्थायी व्यवस्था है तथा वह सुविधा प्राय उन लोगों को दी जाती है जिनका बैंक में चालू खाता होता है। अधिविकर्ष के अंतर्गत बैंक जमाकर्ता को अपने चालू खाते में से जमाओं से अधिक एक निश्चित राशि निकालने की अनुमति दे देता है। इसमें से ऋणी अपनी सुविधानुसार ऋण की राशि निकालता रहता है तथा ब्याज केवल उसी राशि पर देय होता है जिसे बैंक से निकाला गया है। अधिविकर्ष खाता बिना जमानत, आंशिक जमानत अथवा पूर्ण जमानत पर हो सकते हैं। अधिविकर्ष पर सामान्यतः जो जमानत स्वीकार की जाती है उनमें सरकारी प्रतिज्ञा पत्र, स्थायी जमा रसीद, अंश जीवन बीमा पॉलिसी आदि होती है। तो जो ओवरड्राफ्ट की सुविधा है, जो बैंक अधिविकर्ष की सुविधा होती है, वह सुविधा भी व्यापारियों के लिए होती है और यह सुविधा ऐसे व्यापारी, ऐसे ग्राहकों को दी जाती है जिनका बैंक के अंदर चालू खाता होता है। और जो अधिविकर्ष है वह एक अस्थायी व्यवस्था होती है। इसमें जो व्यापारी थोड़े समय के लिए पैसा चाहते हैं या थोड़े समय के लिए लोन चाहते हैं, उनको यह सुविधा प्रदान की जाती है। इसके अंतर्गत जो यानी जो हमारा अधिविकर्ष है, ओवरड्राफ्ट है, इसके अंतर्गत बैंक अपने जमाकर्ता को, अपने ग्राहक को उनकी आवश्यकता अनुसार जमा राशि से अधिक धन निकालने की अनुमति प्रदान करती है और जो अधिक धन निकाला जाता है उसकी एक सीमा तय कर दी जाती है कि बैंक में हमारे अगर जीरो बैलेंस है तो उसके बाद भी जो निश्चित रकम तय की गई बैंक द्वारा, उतना पैसा व्यापारी उस खाते से निकाल सकता है। और ऐसी स्थिति में जो व्यापारी है उसे उस राशि पर ब्याज देना होगा जो उसने बैंक से निकाली है। इसके लिए बैंक जो अधिविकर्ष की सुविधा है, बैंक वो बिना जमानत के भी दे सकती है, आंशिक जमानत पर भी देती है और पूर्ण जमानत के आधार पर भी अधिविकर्ष की सुविधा प्रदान करती है। इसके लिए जो सिक्योरिटीज रखी जाती हैं, जो जमानत स्वीकार की जाती है, उनमें प्रतिज्ञा पत्र है, प्रॉमिसरी नोट है, फिक्स डिपॉजिट है या शेयर्स हैं या लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी, कोई भी एक सिक्योरिटी जमा कराकर हम अधिविकर्ष की सुविधा बैंक से प्राप्त कर सकते हैं। अगली सुविधा है इसमें मुद्रा हस्तांतरण। तो बैंक अपने ग्राहकों को अभिकर्ता के रूप में धन के हस्तांतरण की सुविधा भी प्रदान करते हैं। ग्राहकों को धन का हस्तांतरण हेतु बैंक अनेक माध्यमों का सहारा लेती है, जिनमें बैंक ड्राफ्ट, बैंकर चेक, तत्काल सकल निपटान प्रणाली, आरटीजीएस, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर, एनईएफटी आदि हैं। तो बैंक हैं जो अपने ग्राहकों को मुद्रा हस्तांतरण की भी सुविधा प्रदान करती हैं, जिनमें बैंकर चेक जारी करके या बैंक ड्राफ्ट जारी करके या आरटीजीएस या नेफ्ट की सहायता लेकर हम अपने पैसे को एक स्थान से दूसरे स्थान पर आसानी से हस्तांतरित कर सकते हैं। यहाँ हम पढ़ेंगे बैंक ड्राफ्ट और बैंकर चेक। तो जो बैंक ड्राफ्ट होते हैं वो क्या होते हैं? बैंक ड्राफ्ट भुगतानकर्ता की ओर से किया गया एक भुगतान है जो कि निर्गमन कर्ता बैंक की गारंटी होता है। दूसरे शब्दों में बैंक ड्राफ्ट एक बैंक द्वारा अपने पर अथवा किसी दूसरे शहर में संबंधित बैंक पर जारी एक विनिमय पत्र होता है। बैंक ड्राफ्ट का प्रयोग बैंक सामान्यतः दूसरे बैंक से व्यवहार करते समय
उस समय लेते हैं जब विक्रेता या ऋणदाता दूसरे शहर के क्रेता या ऋणी से सामान्य चेक लेने का इच्छुक नहीं होता। जब ग्राहक ड्राफ्ट की बैंक से मांग करता है तो बैंक उतनी राशि व उसके हिसाब से उस ड्राफ्ट को बनाने का शुल्क ग्राहक के खाते से निकाल लेता है। बैंक ड्राफ्ट जारी करते समय विक्रेता या भुगतान प्राप्तकर्ता का नाम ड्राफ्ट पर लिखा जाता है, परंतु उसके भुगतान की गारंटी क्योंकि उस बैंक की होती है, तो बैंक कैशियर या अधिकारी उस ड्राफ्ट पर हस्ताक्षर करता है। ड्राफ्ट की राशि बैंक ग्राहक से प्राप्त करके स्वतः उसे जारी करता है। अतः ड्राफ्ट पर लिखी राशि का भुगतान करना बैंक की गारंटी होती है। बैंक ड्राफ्ट भुगतान का एक सुरक्षित तरीका माना जाता है। तो जो बैंक ड्राफ्ट है वह भुगतानकर्ता की ओर से जारी किया जाता है, यानी जो पेमेंट जिसको पेमेंट करना है उसकी ओर से जो बैंक है उसकी जो बैंक है भुगतानकर्ता की जो बैंक है उसके द्वारा जारी किया जाता है। या हम दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि बैंक ड्राफ्ट बैंक द्वारा अपने पर अथवा किसी दूसरे व्यक्ति से संबंधित बैंक पर जारी किया गया एक विनिमय पत्र होता है। यानी जो बैंक ड्राफ्ट है वो एक बिल ऑफ एक्सचेंज की तरह काम करता है, जो एक बैंक दूसरे बैंक पर या दूसरे शहर में संबंधित बैंक पर जारी करता है। जो बैंक ड्राफ्ट होते हैं उसका प्रयोग सामान्यतः दूसरे बैंक से व्यवहार करते समय या उस समय लेते हैं जब विक्रेता या ऋणदाता दूसरे शहर के क्रेता या ऋणी से सामान्य चेक लेने का इच्छुक नहीं होता। यानी जो हमारा विक्रेता है या जो हमारा ऋणदाता है जिसे पैसा हमसे लेना है, जब वो सामान्य चेक नहीं लेता है तो ऐसी स्थिति में बैंक ड्राफ्ट जारी किया जाता है। तो जिस बैंक द्वारा बैंक ड्राफ्ट जारी किया जाता है वह बैंक ड्राफ्ट की राशि और उस पर लगने वाले शुल्क की राशि ग्राहक के खाते से काट लेते हैं या ग्राहक के खाते से वो निकाल लेते हैं। इसमें जो बैंक ड्राफ्ट होता है इसमें पूरी गारंटी होती है, उसमें भुगतान की पूरी गारंटी होगी कि जो ड्राफ्ट जारी किया जा रहा है तो जो हमारा प्राप्त करता है भुगतान प्राप्त करता है वह पूरी तरह से आश्वस्त होता है कि इसका पैसा मुझे प्राप्त हो ही जाएगा। तो ऐसी स्थिति में ये जो गारंटी है वो बैंक द्वारा दी जाती है। तो इसके लिए जो बैंक का मैनेजर होता है या बैंक का जो कैशियर होता है उस ड्राफ्ट पर हस्ताक्षर करता है और साथ ही जिसे भुगतान प्राप्त होना है यानी जो भुगतान प्राप्त करता है उसका नाम इस ड्राफ्ट पर लिख दिया जाता है। और जो ड्राफ्ट की राशि होती है वह बैंक ग्राहक से प्राप्त करके स्वतः उसे जारी करता है, यानी पहले बैंक उस ड्राफ्ट की राशि को बैंक के खाते से काट लेती है, उसके बाद वो जारी करती है। और ड्राफ्ट पर जो राशि लिखी हुई है उसे भुगतान करने की गारंटी बैंक की होती है। और जो बैंक ड्राफ्ट है वो सबसे सिक्योर तरीका होता है पेमेंट करने का। अब आगे बात करते हैं बैंकर चेक की। तो बैंकर चेक व्यक्ति को भुगतान आदेश या बैंक द्वारा जारी डिमांड ड्राफ्ट होता है जिसमें राशि व्यक्तिगत खाते से न निकालकर बैंक कोष से निकाली जाती है। सामान्य चेक में राशि का भुगतान शोधकर्ता के व्यक्तिगत खाते से किया जाता है। यह चेक उन लोगों के द्वारा प्रयुक्त किए जाते हैं जिनका बैंक में खाता नहीं होता और वह चेक द्वारा भुगतान करना चाहते हैं। बैंकर चेक में निर्गमनकर्ता बैंक भुगतानकर्ता से चेक की राशि के बराबर मुद्रा तथा उसका शुल्क वसूल कर लेता है। सामान्य चेक को जमा करने पर अदाकर्ता बैंक को उसका भुगतान करने हेतु चेक शोधन होने तक इंतजार करना पड़ता है, जबकि बैंकर चेक जारी करता बैंक की एक गारंटी होती है। तो बैंकर चेक जो होता है वो एक भुगतान आदेश या बैंक द्वारा डिमांड ड्राफ्ट होता है जो बैंक व्यक्तिगत खाते से न निकालकर यानी जो ग्राहक है उसके व्यक्तिगत खाते से ना उसका पेमेंट ना होकर बैंक के जो फंड्स होते हैं उनसे उनका पेमेंट किया जाता है। और जो सामान्य चेक होते हैं उसमें जो पैसा कटता है वह जो हमारा भुगतान करता है जो ग्राहक है या जो भुगतान करता है जो हमारा जमा करता है उसके व्यक्तिगत खाते से सामान्य चेक की राशि काटी जाती है, लेकिन बैंकर चेक की राशि बैंक के जो कोष होते हैं उनसे उसकी राशि काटी जाती है। इसके लिए जो बैंक हैं बैंकर चेक जारी करने से पहले जो भुगतान करता है उससे चेक की राशि और उस पर निर्धारित शुल्क वो उससे जमा करा लिया जाता है, यानी बैंक उससे वो भुगतान पहले प्राप्त कर लेती है, उसके बाद वो चेक जारी करती है। सामान्य जो चेक होते हैं उसमें जमा करने पर अदाकर्ता बैंक को उसका भुगतान करने हेतु शोधन होने तक है। यानी जो सामान्य चेक है अगर हमने किसी को जारी किया तो वो अपने खाते में जमा करेगा और फिर उसका पेमेंट जब उसके खाते में ट्रांसफ़र होगा तो 2 दिन 3 दिन का जो समय लगता है उतना उसको इंतज़ार करना पड़ता है, जबकि बैंकर चेक में ऐसा इंतज़ार करने की आवश्यकता नहीं होती है। सो स्टूडेंट, ये थे बैंकिंग सेवाएं जो आपको समझ में आए होंगे। इनसे संबंधित यदि आपके कोई डाउट्स है, क्वेरीज है तो आप संपर्क कर पूछ सकते हैं। तो थैंक यू।